गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण तथ्य। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की जनगणना के बारे में सभी आंकड़े, साथ ही साथ भारत की जनसंख्या से रिलेटेड सभी ऐतिहासिक तथ्य और उसकी बेसिक जानकारी। और देखिए, इसके अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल एकेडमी आपके लिए गणित, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मध्य प्रदेश, हिंदी की एक पूरी तरह से निशुल्क टेस्ट सीरीज चला रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें, लाइक करें, शेयर करें और इस निशुल्क स्टडी का पूरा फायदा उठाएं। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सभी तरह से। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की जनगणना। तो शुरुआत में हम जनगणना का जो है इतिहास देखते हैं कि क्या क्या ऐतिहासिक बातें हैं जो हमारी परीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण है। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है कि दुनिया में या कहें आधुनिक काल में जनगणना, व्यक्तियों की जनगणना प्रारंभ करी गई थी 1749 में और स्वीडन में। तो देखिए, आधुनिक काल में दोनों पॉइंट याद रखना, 1749 और स्वीडन। स्वीडन दुनिया का पहला देश है जिसने आधुनिक समय में जनगणना को प्रारंभ किया था। अब देखिए, हम भारत की बात करके पहले हम देखते हैं अमेरिका के बारे में कि अमेरिका की सबसे पहली जनगणना की गई थी 1790 में। कई बार पूछा जाता है, अमेरिका एक प्रभावशाली देश है, कि अमेरिका में जनगणना कब प्रारंभ हुई, तो ईयर याद रखना 1790। अब देखिए, इंग्लैंड की भी बात करते हैं क्योंकि भारत में जनगणना का कंसेप्ट इंग्लैंड से ही आया था। तो देखिए, इंग्लैंड में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1801 में। इनके ईयर ही आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, अमेरिका के भी और इंग्लैंड के भी। चलिए, अब हम भारत में चलते हैं। तो देखिए, भारत में सबसे पहले जनगणना कराने वाले व्यक्ति थे लॉर्ड मेयो। आपके सामने लॉर्ड मेयो का ओरिजिनल चित्र है। ये लॉर्ड मेयो थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले जनगणना प्रारंभ करवाई। तो देखिए, जनगणना प्रारंभ हुई थी 21 मई 1872 को। आप पूरी की पूरी डेट याद रखिएगा, डेट और ईयर दोनों, क्योंकि 1872 तो सबको याद होता है। अब वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डेट भी पूछ सकते हैं। तो 21 मई 1872 में भारत में सबसे पहली बार जनगणना प्रारंभ हो गई। पर देखिए, ये जनगणना संपूर्ण भारत में नहीं हुई थी। ये सिर्फ बंगाल में, मद्रास के कुछ क्षेत्रों में, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में कुछ एक एरियो में ही की गई थी। अब देखिए, अगला पॉइंट आता है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो को क्या बोला जाता है भारत में जो है जनगणना का जनक। जनगणना के जनक कौन है? लॉर्ड मेयो। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि जनगणना के जनक कौन है भारत में? लॉर्ड मेयो। तो ये सभी पॉइंट आपके एमसीक्यू है, इनको याद रखिएगा। चलिए, हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं, देखते हैं और कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है। अब देखिए, भारत में आता है पहला क्रमबद्ध दशकीय जनगणना। तो देखिए, आप जानते हैं कि हर 10 सालों में जनगणना करी गई थी। पिछली वाली 2011 में की गई थी, 2021 में नेक्स्ट की जानी थी, जो कोरोना के कारण लेट हुई है। तो देखिए, क्रमबद्ध तरीके से जनगणना शुरू हुई है 7 फरवरी 1881 से। तो आप इसको डेट के साथ में याद रखना। और करवाने वाले पर्सन कौन थे? लॉर्ड रिपन, ना कि लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने पहली बार कराई थी और क्रमबद्ध कराई है किसने? लॉर्ड रिपन ने। ये लॉर्ड रिपन जी का ओरिजिनल फोटो है, आप देखिए। तो ये पूरे एमसीक्यू है, एग्जाम की दृष्टि से आप जरूर याद रखिएगा। चलिए, आगे हम और जानकारी लेते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए, आता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष। देखिए, क्या है, भारत की जो जनसंख्या है आजादी के बाद से लगातार बढ़ती गई है, लगातार उसका बढ़ते जाना है। लेकिन भारत के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण साल भी था, 1920-21 का। इस दौरान क्या हुआ था कि भारत की जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 3.1% कम हो गई थी। यानी भारत की जनसंख्या की ग्रोथ रेट में कमी आ गई थी। तो इसीलिए इस घटना को क्या बोलता है? ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। तो आपसे याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड किसे कहा जाता है? तो 1920-21 का साल, जब भारत की जनसंख्या में कमी हुई थी। अब देखिए, इसमें अप्रोक्सीमेट 77 लाख लोग मारे गए थे, जैसा गवर्नमेंट का कहना है। और इसका कारण क्या बताया गया है? प्रथम विश्व युद्ध होना, इसमें भी बहुत भारतीय लोग मारे गए थे। और प्लेग फैलना,
अकाल होना। वैसे मेन याद रखना कारण था प्लेग फैलना। प्लेग के कारण भारत में करोड़ों लोगों की मृत्यु हुई थी। 77 लाख का तो सरकारी आंकड़ा है। तो आप ध्यान रखना, ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1920-21 कहलाता है। ये आपके सामने उस काल का चित्र है जब जनता में त्राही त्राही मची हुई थी। चलिए, तो ये भी आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सभी फैक्ट याद रखना। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब बात करते हैं भारत के पहले जनगणना आयुक्त। तो ध्यान रखिएगा, उनका नाम था WHC प्लॉडेन। ध्यान रखिएगा, भारत के सबसे पहले जनगणना आयुक्त कौन थे? WHC प्लॉडेन, विलियम हेनरी चिशेल प्लॉडन। विलियम हेनरी चिशेल प्लॉडन। तो ये नाम याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण एग्जाम में इनका नाम पूछा जाता है। WHC प्लॉडेन, ये उनका चित्र है WHC प्लॉडेन का, भारत के सबसे पहले जनगणना आयुक्त। चलिए आगे हम बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए आते हैं भारत के पहले भारतीय जनगणना आयुक्त। अभी देखिए अपन ने WHC प्लॉडेन का नाम पढ़ा, वो कौन थे? ब्रिटिशर। भारत की आजादी के बाद भारत के पहले भारतीय जनगणना आयुक्त थे आर्य गोपाल स्वामी। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि भारतीय जनगणना आयुक्त कौन। और MCQ टिक करते समय ध्यान रखना क्या पूछा गया है, भारत के पहले जनगणना आयुक्त या भारत के पहले भारतीय जनगणना आयुक्त। तो भारत के पहले जनगणना आयुक्त थे WHC प्लॉडेन और भारतीय जनगणना आयुक्त थे आर्य गोपाल स्वामी। काफी सर्च के बावजूद भी इनका कोई फोटो या अधिक जानकारी हमें नहीं मिली है, तो सिर्फ आप नाम याद रखिएगा, एग्जाम में तो आपसे नाम ही पूछा जाना है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखिए अगली बात ये आती है कि संवैधानिक प्रावधान क्या, भारत में जो जनगणना होती है इसका संविधान से क्या संबंध है। तो ध्यान रखिएगा, जनगणना अधिनियम 1948 के तहत किया जाता है। भारत में जो भी जनगणना होती है उसके लिए जनगणना अधिनियम 1948 के द्वारा किया जाता है। और इसके संविधान अनुच्छेद में 246 के अनुसार 246, तो आप ये आर्टिकल याद रखिएगा कि इसके संबंधित आर्टिकल कौन सा है? 246। बस आपसे इतना ही आर्टिकल का नाम ही पूछा जाता है कि जनगणना से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, तो 246। अब देखिए करवाता कौन है भारत में जनगणना? तो देखिए ये केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा की जाती है। कभी मंत्रालय के भी नाम आते हैं, तो आप याद रखिएगा किसको कौन ऑर्गेनाइज करवाता है? गृह मंत्रालय। चलिए ये सभी आपके महत्वपूर्ण MCQ है। अब आगे हम देखते हैं और जानकारी। अब देखिए 2011 की जनगणना के समय आयुक्त तो वो थे C चंद्रमौली। जो हमारी हाल ही में 2011 की जनगणना की गई है, तब जनगणना आयुक्त कौन थे? C चंद्रमौली। ये आपके सामने C चंद्रमौली का चित्र है, देखिए। तो नाम याद रखना आप, ये आपसे पूछा जा सकता है MCQ। चलिए आगे हम और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए भारत में वर्तमान जनगणना आयुक्त कौन है? विवेक जोशी जी। तो हमारे माननीय विवेक जोशी जी वर्तमान में अभी 2022 में कौन है? जनगणना आयुक्त। अभी ध्यान रखिएगा 2021 की जनगणना अभी नहीं चल रही है, 2022 में ही संभवतः इसको प्रारंभ किया जाएगा। तो हो सकता है विवेक जोशी जी 2021 की जनगणना के भी आयुक्त हो जाएं, ना हो तो जो भी जनगणना आयुक्त 2021 हो उसका भी नाम आप याद रखिएगा। वर्तमान में विवेक जोशी जी है, ये अलग बात है, ठीक है। अब ध्यान रखना, इसका भी आपका MCQ बनेगा। चलिए आगे हम देखते हैं और महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए 2011 की जो जनगणना है ये भारत की 15वीं जनगणना होगी। 15वीं जनगणना से कहने का मतलब क्या? 1881 से लेकर लगातार जो अपन ने अभी क्रमबद्ध पढ़ा। तो ध्यान रखिएगा ये MCQ आपसे बनता है, 15वीं जनगणना है थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना 1947 से जब भारत आजाद हुआ, 1951 से जनगणना स्टार्ट हुई, तो कौन सी थी? 2011 वाली जनगणना 7वीं और पूरे भारत की 15वीं। आपसे एग्जाम में बस ये नंबर ही पूछा जाता है, तो दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना, पूरे भारत की 15वीं और स्वतंत्रता के बाद 7वीं। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं मोनो से संबंधित, ध्येय वाक्य से संबंधित। ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना हो या 2021 की, इसका मोनो ध्येय वाक्य सभी याद रखना।
वैसे तो इस वीडियो में आपको मैं सब कवर करा दूंगा, तो हम पहले 2011 की बात कर रहे हैं। तो ध्येय वाक्य मतलब इसका स्लोगन क्या था? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। तो ये एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा कि इसका ध्येय वाक्य या स्लोगन क्या था, तो क्या होगा वो? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ये पॉइंट याद रखना। अब आता है देखिए इसका शुभांकर, मास्कट या मोनो कहें हम साधारण शब्दों में, वो क्या था? प्रगणक शिक्षिका। एक टीचर को, एक फीमेल टीचर को बनाया गया था। जैसा कि आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये हमारे सेंसस 2011 का फेस था या कहे मोनो था। तो ये सभी पॉइंट याद रखना। बस ये प्रगणक शिक्षिका शब्द आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। चलिए अब हम आगे देखते हैं और नई जानकारी। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण आता है डिजाइनर, कि ये जो हमने प्रगणक शिक्षिका का डिजाइन किया था वो किसने किया था? तो उनका नाम है पदारविंद रथ। ये वो डिजाइनर है पदारविंद रथ जिन्होंने इस प्रगणक शिक्षिका को डिजाइन करा था। आपके सामने पदारविंद रथ जी का चित्र है। ये उड़ीसा राज्य को बिलोंग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ओडिशा एक बहुत ही सम्मानित जो है चित्रकार या कहें मास्कट डिजाइनर है हमारे भारत के। चलिए तो ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है एग्जाम में। और आगे देखते हैं हम इसके आगे। अब देखिए जनगणना 2021। अब यहां पर वैसे बहुत ज्यादा डिटेल तो अभी जनगणना 2021 के बारे में अभी तक ज्ञात नहीं है जब हम इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर जो भी जानकारी अभी ऑथेंटिक अवेलेबल है वो सारी मैंने आपको वीडियो में बता दी है। भविष्य में जब जनगणना 2021 के बारे में जानकारी मिलेगी तो आपको सेपरेट वीडियो में बताया जाएगा। अभी ये तीनों चारों पॉइंट आप याद रखना जो आपकी एग्जाम में प्रोबेबल आ सकते हैं। तो देखिए 2021 की जो जनगणना होगी वो भारत की कौन सी जनगणना होगी? 16वीं, ये आप समझ ही गए होंगे। और स्वतंत्र भारत की कौन सी होगी? 8वीं जनगणना। तो ये दोनों ध्यान रखना है, एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारत की 16वीं जनगणना होगी और स्वतंत्र भारत की 8वीं। अब देखिए आता है 2021 का थीम, जन भागीदारी से जन कल्याण। तो ये लाइन, ये ध्येय वाक्य आप याद रखिएगा कि जन भागीदारी से जन कल्याण, ये क्या है? ध्येय वाक्य। अब देखिए और कुछ नई बातों को अपन शामिल करते हैं कि देखिए अब ये जो जनगणना होगी डिजिटली की जाएगी। देखिए जैसा बोला गया है पेपर रहित होगी, इसमें पेपर का यूज नहीं करा जाएगा। जनगणना से जानकारी लेने के लिए जो व्यक्ति आपके पास आएंगे उनके पास में एक ऐप होगा, उस ऐप की सहायता से वो सारी जानकारी अपलोड करते जाएंगे और ये जाकर सीधे जो है सर्वर में दिल्ली में जो है अपलोड होती जाएगी। अब देखिए इसमें दिया है आंकड़ों का संकलन और संग्रहण, मतलब कलेक्ट करना और स्टोर करना, दोनों क्या होगा? पूर्णतः डिजिटल। और ध्यान रखिएगा ये भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा जनगणना 2021 भारत की पहली डिजिटल जनगणना है। अब देखिए इसमें जैसा दिया मोबाइल ऐप और इंटरनेट का प्रयोग किया जाएगा। जैसा मैं आपको बताया अभी कि मोबाइल ऐप के माध्यम से सारी जानकारी सर्वर में स्टोर करती जाएगी। अब देखिए एक और बात है कि इस जनगणना में टोटल 31 प्रश्न पब्लिक से पूछे जाएंगे। जो भी डेटा कलेक्ट करने आएंगे वो आपसे कुल कितने प्रश्न पूछेंगे? 31, जो सामाजिक और आर्थिक संबंधित होंगे। तो ध्यान रखिएगा आपका सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति संबंधित। तो ये सभी पॉइंट ऐसे हैं वर्तमान में जनगणना 2021 से रिलेटेड जो आपके काम आ सकते हैं। अभी इतनी ही जानकारी ऑथेंटिक है, आप भी ज्यादा कलेक्ट मत करना, हम आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। सिर्फ अभी आप इतना पढ़ लें, पर्याप्त है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। चलिए आगे चलते हैं, अब हम नई जानकारी देखते हैं। अब देखिए यहां से हमारा वीडियो शुरू होता है मध्य प्रदेश की जनसंख्या के। तो देखिए जितनी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं आप इतना कंप्लीट कर लेना, आपका आराम से मध्य प्रदेश की किसी भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिए पहले आते हैं कि वर्तमान में या 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या कितनी है? तो वह है 7,26,26,809। तो ये अमाउंट रिकॉर्ड याद रखना, लगभग 7.25 करोड़। अब देखिए एक और महत्वपूर्ण पॉइंट आता है हमारा कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत देश में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तो वो कौन सा है? 5वां। ये पॉइंट याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। उसके बाद में आता है हमारा मध्य प्रदेश।
तो 5वां स्थान। अब देखिए जनसंख्या का प्रतिशत कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है, तो ये आराम से याद भी हो जाएगा, वो कितना है 6%। ये तीनों पॉइंट आप जरूर याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब देखिए पुरुष जनसंख्या, तो देखिए लगभग वो 3,76,00,000 के लगभग आती है, पर आप प्रतिशत पर ज्यादा ध्यान रखिएगा, एग्जाम में परसेंटेज ज्यादा आने की संभावना है। तो 51.79% ये पुरुष जनसंख्या है। अब महिला जनसंख्या देखते हैं, तो महिलाओं की जनसंख्या होती है लगभग 3,50,00,000 के लगभग, पर प्रतिशत याद रखिएगा 48.21%। वैसे पुरुष जनसंख्या महिला जनसंख्या में प्रतिशत का ज्यादा महत्व है। अब देखिए ग्रामीण जनसंख्या कि मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है 7,26,26,809, उसका कितने प्रतिशत लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, तो 72.37। ये पूरा पॉइंट याद रखिएगा 72.37, सिर्फ 72 याद मत रखना, पूरा याद रखना। ये दशमलव के बाद की संख्या भी एग्जाम में आपके काम आएगी और ये काफी महत्वपूर्ण डेटा है, ऐसा कैसा आपको याद करना ही पड़ेगा। और शहरी जनसंख्या वो कितनी 23.3, तो एग्जैक्ट याद रखना, ऐसा मत सोचना कि दशमलव के बाद की संख्या याद ना करें, पूरा याद करना है ये पॉइंट को। चलिए आगे चलते हैं अब हम, वो ध्यान रखिएगा ये सभी पॉइंट एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं हम देखते हैं। अब देखिए सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है, तो वो है इंदौर जिला। इसकी जनसंख्या जाती है लगभग 32 लाख के लगभग। अब देखिए न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, मतलब ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या न्यूनतम है, तो वर्तमान में आता है निवाड़ी 4 लाख के लगभग। अब देखिए सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या ज्यादातर नगरों में रहती है, तो वो है इंदौर। यहां पर सिर्फ आपको जिले का नाम ही याद रखने की जरूरत है, कितनी जनसंख्या है कितना प्रतिशत है इसकी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला यानी वो जिला जिसकी सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, वो है रीवा। तो ये पॉइंट याद रखना, बस इसमें आपसे रीवा का नाम ही पूछा जाएगा। अब देखिए आता है सर्वाधिक कुपोषित जिला, तो इसको बोला जाता है श्योपुर। श्योपुर वो जो है जो मध्य प्रदेश का सर्वाधिक कुपोषित जिला है। वैसे आप ध्यान रखना एग्जाम में नेगेटिव बातें कमी आती है। वैसे आपको श्योपुर के बारे में एक और बोला जाता है, कुपोषण के आधार पर श्योपुर को बोला जाता है मध्य प्रदेश का या भारत का इथोपिया। तो ध्यान रखिएगा ये श्योपुर का उपनाम है, उपनाम के वीडियोस में आप देखना, मैं बताऊंगा आपको। चलिए अब आता है न्यूनतम कुपोषित जिला, तो वो कौन सा है, भोपाल। मतलब ऐसा भोपाल जिले की ज्यादातर जनसंख्या ऐसी है जिन्हें न्यूट्रिएंट की कमी नहीं है, तो ये एग्जाम में फिर भी आने की संभावना। नेगेटिव बात थोड़ी कमी आती है एग्जाम में, आप ध्यान रखना। चलिए आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब जनसंख्या वृद्धि दर, तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से 3-4 हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक होता है जनसंख्या वृद्धि दर, एक होता है लिंग अनुपात सेक्स रेशो, एक होता है जनसंख्या घनत्व। तो इनको थोड़ा विशेष फोकस करना जब आप जनसंख्या पढ़ें, चाहे मध्य प्रदेश की या भारत की, तो ये तीनों हेडिंग वृद्धि दर, सेक्स रेशो और पॉपुलेशन डेंसिटी जनसंख्या घनत्व को थोड़ा अच्छे से तैयार करना। अब देखिए आता है मध्य प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, तो कितनी है 20.36%। यानी 10 वर्षों में मध्य प्रदेश की जनसंख्या लगभग 20.36% बढ़ जाती है। और देखिए अब लिखा है 14वां स्थान, तो भारत में जो अपने 29 राज्य है उसके अंदर जनसंख्या वृद्धि दर में मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है, 14। ये लाइन जरा विशेष याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काम महत्वपूर्ण हो जाती है। अब देखिए आता है सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी जनसंख्या पिछले 10 सालों में सबसे तेजी से बढ़ी है, तो वो है इंदौर जिला। और ध्यान रखिएगा इसका कारण इंदौर की चाइल्ड रेट बढ़ना नहीं है, बाहर के लोगों का आकर बसना है। इंदौर में काफी लोग बस जाते हैं, इसलिए इनकी जनसंख्या वृद्धि दर सबसे हाई होती है। अब देखिए आता है न्यूनतम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, तो वो आता है अनूपपुर। तो आप याद रखिएगा, बस नाम ही पूछा जाएगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला
कि 10 सालों में जिस जिले की जनसंख्या सर्वाधिक तेजी से बढ़ी है या धीरे बढ़ी है, कम हुई है। चलिए आगे चलते हैं अब आता है जनसंख्या घनत्व। जैसा मैंने आपको बताया काफी महत्वपूर्ण होता है। तो देखिए मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 236 प्रति वर्ग किलोमीटर। यानी मध्य प्रदेश के सारे क्षेत्रफल को जनसंख्या के बीच में बांट दिया जाए तो एक वर्ग किलोमीटर में, एक वर्ग किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा जो एरिया होगा उसमें कितने लोग आ सकते हैं, 236। तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए आती है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो आता है भोपाल। तो भोपाल में क्या है, 1 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में लगभग 855 लोग रहते हैं, जो मध्य प्रदेश के जनसंख्या घनत्व से कहीं ज्यादा है। अब देखिए आता है न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, यानी मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर रह सकती है, तो वो है डिंडोरी, और यहां सिर्फ 94 लोग रहते हैं। तो ये तीनों पॉइंट्स आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे हम चलते हैं। अब देखिए आते हैं साक्षरता। तो साक्षरता का भी काफी महत्व है हमारी परीक्षा में। तो देखिए सबसे पहले आता है मध्य प्रदेश की साक्षरता, तो कितनी है, 69.32। मध्य प्रदेश के 69.32% लोग क्या है, पढ़े लिखे, और देश में हमारा स्थान आता है 8वां। तो 29 राज्यों में हमारा स्थान क्या है, 28वां आता है। चलिए अब अपन चलते हैं पुरुष साक्षरता। तो पुरुषों की साक्षरता है 78.73%, महिलाओं की साक्षरता है 59.24। ऐसे कैसे पूरे एग्जैक्ट याद रखना आप। अब देखिए सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत वाला जिला, मतलब मध्य प्रदेश का ऐसा जिला जहां पे परसेंटेज वाइज, प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक शिक्षित लोग हैं, तो आता है जबलपुर। 81.1% लोग यहां पर शिक्षित है। और न्यूनतम साक्षरता प्रतिशत वाला जिला तो वो है अलीराजपुर, यहाँ सिर्फ 36.1% लोग पढ़े लिखे हैं। तो वैसे ध्यान रखिएगा, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का ही नहीं, भारत का न्यूनतम शिक्षा साक्षरता दर वाला जिला है। यहाँ पर शिक्षा का दर संपूर्ण भारत में कम है। अब देखिए आता है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला, यानी मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से जिले हैं जिनमें पुरुषों की साक्षरता काफी अधिक है, तो है इंदौर और जबलपुर दोनों एक साथ, लगभग 87.3%। अब आता है न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला, तो अलीराजपुर, 42% लोग यहाँ के पढ़े लिखे। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता, तो भोपाल 74.9%। ध्यान रखिएगा, न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला अलीराजपुर 30.3%। अब देखिए सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, यानी ऐसा जिला जहां की ग्रामीण जनसंख्या भी काफी पढ़ी लिखी, वो है बालाघाट। फिर आता है न्यूनतम ग्रामीण साक्षरता वाला जिला, तो अलीराजपुर। ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें शुरुआत के पुरुष साक्षरता, महिला साक्षरता, 4-5 पॉइंट आप विशेष ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब हम आगे चलते हैं और महत्वपूर्ण पॉइंट्स देखते हैं। अब देखिए आता है सेक्स रेशो, लिंग अनुपात। ध्यान रखिएगा, तो देखिए लिंग अनुपात से कहने का मतलब होता है कि 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियों ने जन्म लिया है। तो देखिए लिंग अनुपात मध्य प्रदेश का है 931, 931। इसको ऐसा का ऐसा एग्जैक्ट याद रखना आप, एग्जाम में यही पूछा जाता है और एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण। और भारत देश में हमारा सेक्स रेशो में स्थान है 21वां, लिंग अनुपात में स्थान है 21वां। ये पोजीशन भी याद रखिएगा। अब देखिए शहरी लिंग अनुपात, शहरों में जो जनसंख्या रहती है उसमें लिंग अनुपात कितना है, 918, यानी कम है शहरों में। ग्रामीण लिंग अनुपात 936, ग्रामीण में जो है सेक्स रेशो काफी अच्छा है, 931 से ज्यादा है। अब देखिए काफी महत्वपूर्ण अधिकतम लिंग अनुपात वाला जिला, तो ये आता है बालाघाट, 1021। तो ये काफी अच्छी बात है, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अब देखिए न्यूनतम लिंग अनुपात वाला जिला, तो भिंड 837। तो ये सभी पांचों पॉइंट आप याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और एग्जैक्ट याद रखना। चलिए
आगे हम देखते हैं और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की तरफ, एग्जाम ओरिएंटेड हमारे। अब देखिए आते हैं शिशु जनसंख्या कि जो शिशु होते हैं 0 से 6 वर्ष के वे व्यक्तियों को क्या या नागरिकों को क्या कहा जाता है? शिशु। तो शिशु जनसंख्या क्या है? 1,08,09,395 और भारत देश में चौथा स्थान है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, 1 करोड़ के लगभग शिशु जनसंख्या है और भारत देश में 4th पोजीशन। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अब इसमें बालक कितने हैं? तो 56 लाख के लगभग। बालिकाएं कितनी है? 51 लाख। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अब देखिए अगला और महत्वपूर्ण बिंदु आते हैं, सर्वाधिक शिशु जनसंख्या वाला जिला। तो इंदौर, मध्य प्रदेश में के किस जिले में सर्वाधिक शिशु है? तो वो है इंदौर। न्यूनतम शिशु जनसंख्या वाला जिला तो वो है हरदा, ध्यान रखिएगा। अब आता देखिए शिशु लिंग अनुपात, तो वो कितना है? 918। ये पॉइंट जरा याद रखना, कई बार परीक्षा में पूछा गया शिशु लिंग अनुपात, आप सिर्फ लिंग अनुपात पे ध्यान देते हैं तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाता है। शिशु लिंग अनुपात 918। अब देखिए सर्वाधिक शिशु लिंग अनुपात वाला जिला तो वो हो गया अलीराजपुर। न्यूनतम शिशु लिंग अनुपात वाला जिला मुरैना। तो ये सभी फैक्ट्स याद रखना, खास तौर से चौथा पोजीशन और शिशु लिंग अनुपात, ये 2 काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए अब हम आगे चलते हैं और जानकारी देखते हैं महत्वपूर्ण एग्जाम ओरिएंटेड। अब देखिए अनुसूचित जनजाति की जनगणना, जैसा मैंने आपको बताया है पिछले वीडियोस में भी कि जनजाति से संबंधित हर तरह की जानकारी महत्वपूर्ण होती है। तो देखिए हम देखते हैं अनुसूचित जनजाति है जिसे हम कहें एसटी, इनकी कुल जनसंख्या कितनी है मध्य प्रदेश में? तो ये आपके सामने 1,53,16,784 और 21.1%। वैसे हमने जनजातियों से संबंधित संपूर्ण वीडियो डाले हुए हैं, आप उनको जरूर देखना, उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में काफी सारे एमसीक्यू बनेंगे। अब देखिए आता अनुसूचित जनजाति का जनसंख्या में प्रतिशत, तो 21.1। तो प्रतिशत पर आप विशेष फोकस करना, एग्जाम में कई बार आया है। अब देखिए आता है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला, तो धार, यानी वो जिला जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति रहती है वो क्या है? धार। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भिंड। अब देखिए सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला परसेंटेज की दृष्टि से तो वो है अलीराजपुर 89%। ध्यान रखिएगा धार जो है जनसंख्या के आधार पर है और परसेंटेज के आधार पर अलीराजपुर। अब न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला भिंड 0.4। तो देखिए ये सभी पॉइंट्स पूरे के पूरे आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, इनको एग्जैक्ट रट के रखना, खास तौर से प्रतिशत वाली बातें और अधिकतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या, इनका परसेंटेज, इसमें से कुछ भी आप मिस मत करना। चलिए आगे देखते हैं हम अगले बिंदु की तरफ। अब आते हैं अनुसूचित जाति एससी की बात करी जा रही है कि मध्य प्रदेश में एससी की जनसंख्या का क्या स्टेटस है। तो देखिए पहले आता है एससी की कुल जनसंख्या कितनी है? 1,13,42,320, 1 करोड़ के लगभग। अब आता है अनुसूचित जाति का प्रतिशत, तो 15.6। ये जरूर आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कुल जनसंख्या का 15.6% क्या जनसंख्या है मध्य प्रदेश की? एससी। अब इससे भी महत्वपूर्ण लाइन, देश में स्थान तो 8वां, भारत देश में एससी जनसंख्या के अनुसार 8वां स्थान मध्य प्रदेश का है। अब देखिए प्रतिशत के आधार पर ये जो 8वां था ये क्या था? कुल जनसंख्या के आधार पर कौन सा है? 8वां। प्रतिशत के आधार पर कौन सा है? 17वां। ध्यान रखिएगा भारत के कई राज्य ऐसे हैं जहां पर परसेंटेज वाइज एससी जनसंख्या ज्यादा है। अब देखिए सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला तो इंदौर, न्यूनतम एससी जनसंख्या वाला जिला झाबुआ। आगे चलते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जाति वाला प्रतिशत वाला जिला उज्जैन, परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक, और न्यूनतम परसेंटेज वाला झाबुआ। तो ये सभी फैक्ट्स याद रखना, एसटी एससी से रिलेटेड डेटा काफी महत्वपूर्ण होता है हमारी एग्जाम में, तो ये सभी ऑथेंटिक और व्यवस्थित जानकारी है। चलिए आगे हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब यहां पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग से संबंधित जनगणना। तो देखिए छोटे मोटे क्वेश्चन संभाग से भी रिलेटेड बन जाते हैं,
इसमें आपको ज्यादा परसेंटेज या जनसंख्या याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम नियम याद रखना है। तो देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग यानी ऐसा कौन सा संभाग है जिसकी जनसंख्या मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, तो वो आता है इंदौर। सिर्फ आपसे एग्जाम में नाम ही पूछा जाएगा संभाग का, डिवीजन का। इसमें कितनी जनसंख्या है, कितना परसेंटेज है, सब क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। अब न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग तो वो आता है शहडोल, ध्यान रखिएगा। अब सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भोपाल, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग नर्मदापुरम, बस नाम याद रखिएगा। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला संभाग जबलपुर, न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग चंबल, फिर सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग जबलपुर और न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग इंदौर। तो इतने ही पॉइंट्स आप याद रखना। अब मेरे ख्याल से इस वीडियो में आपको काफी सारी नई जानकारी और ऑथेंटिक मिली होगी। यदि ऐसा हुआ तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।